जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पीजीटी हिंदी का पेपर करेंगे। ये पेपर हमारा 2009 का पेपर होगा, 2009 का। तो चलिएगा देख लीजिए इसको, कौन सा पेपर है और क्या इसमें क्वेश्चन है। पूरा पेपर एक साथ करेंगे हम यहाँ पर। ये शिल्पी प्रकाशन से हमने लिया है। यहाँ पर पीजीटी का एक अलग ही बुक आती है और उसी में ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ये पीजीटी 2009 वाला जो पेपर है, इसमें क्या है ना कि पूर्णांक जो आता है आपका, ये आपका 425 अंक का होता है। यानी कि पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 425 अंक के होते हैं। बाकी जो बचते हैं आपके 75, वो आपका होता है यहाँ पर इंटरव्यू। 2 घंटे का ये पेपर होता है। जितने भी आवश्यक निर्देश यहाँ दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, व्याख्या सहित हल करेंगे। हिंदी का पेपर है, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। कालिदास प्रणीत कौन सा ग्रंथ है इनमें से, जितने भी यहाँ पर ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है मालविकाग्नि मित्रम। ग्रंथ का क्या नाम है? मालविकाग्नि मित्रम। रचनाक्रम के अनुसार मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का पहला नाटक है और इसमें 5 अंकों में है। यह राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। उत्तरामचरितम भभूति का नाटक है, कल वाली क्लास में भी बताया था। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक का है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा प्रणीत नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। ये बताना है कि कौन से युग की कविता की विशेषता है चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। ये छायावादी युग की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा, छायावादी युग जो छायावादी कविता है, कविता की विशेषता में छायावादी स्वानुभूति की वृत्ति रहती है और प्रकृति सुंदरी का स्वतंत्र एवं सजीव चित्रण मिलता है। शैली में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता एवं उपचार वक्रता है। युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली भी पाई जाती है। छायावादी काव्य कोमलकांत पदावली काव्य है। क्वेश्चन नंबर 3, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। ये आधार है प्रगतिवाद का। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रगतिवाद। और यहाँ देखिएगा इसकी व्याख्या को कि प्रगतिवादी काव्य शोषण का विरोध करता है। उसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचारों का अंत करेंगे। शोषित की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, कांति और भावना, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है ये प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्रयोगवाद आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग को, विद्रूप को अधिक प्रकट करता है। यह कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न उसी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोधक है जो बौद्धिकता, भोगवाद एवं वासना, क्षणवादिता और प्रणयभूति, घोर अहंकार, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्तियां हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टनायक। राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक रस निष्पत्तिवाद के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति मानते हुए इनका कहना है कि रस की निष्पत्ति न उत्पन्न होती है और न अनुमति, न अभिव्यक्ति और वर्ण भुक्ति होती है। रस के संबंध में भुक्तिवाद के भट्टनायक
उपाचितवाद या फिर उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट, अनुमतिवाद के श्री शंकुक एवं अभिव्यंजनावाद के अभिगुप्त प्रतिपादक आचार्य हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? किए गए उपकार को जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ होता है वो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, भावों की अभिव्यक्ति में विचारों से ओतप्रोत जितने ही कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उतने ही उनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। और इस कथन की इतनी सच्चाई है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण ही इस बात को ध्यान में रखते हुए हुआ है। गतानुगतिक एक शब्द का सही अर्थ प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला या बिना सोच विचार कर अंधवत अनुकरण करने वाला होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आग में घी डालने इसका मतलब होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। मुहावरा उस पद या फिर वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर विलक्षण होता है। मुहावरे में कम से कम दो शब्द होते हैं, प्राय विशेषण एक और संज्ञा, एक संज्ञा, एक विशेषण और एक संज्ञा। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या फिर और ज़्यादा भड़काना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना। किसी पर हम कीचड़ उछालते हैं, उंगली उठाते हैं तो उसको और ज़्यादा बदनाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। ये आवांछित संवाद है सिर खाना। जब हम किसी की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते और वो बोले जा रहे हैं तो सिर खाना इसका मतलब होता है सोच विचार। सिर खपाना मतलब होता है सोच विचार करना। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, मन हो उमंगी अंग अंग छवि छल गई, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि अभिधा एवं लक्षणा की विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनि होती है वही व्यंग्यार्थ होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंग्यार्थ बोलते हैं। और व्यंग का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार का बोध कराए वहाँ अलंकार व्यंजना है। जैसे मनहु उमंगी अंग अंग छवि छल गई, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, अतः इसे अलंकार व्यंजना कहेंगे। और इस तुलसी कृत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लता फिर आयो खेलन होरी। लता या फिर इसको कहीं कहीं आप देखोगे लला लिखा होता है, ठीक है, यहाँ लता लिखा हुआ है और कहीं कहीं क्या लिखा होता है? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। इस तरीके से लिखा होता है। पंक्ति के कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि हैं पद्माकर जी। ये पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर की रचनाएं निम्न प्रकार से हैं: हिम्मत बहादुर विरोधावली, प्रताप सिंह विरोधावली, कली पच्चीसी, जगत विनोद, पद्माभरण और प्रबोध पचासा। सेनापति की अगर रचनाओं की बात करें तो कवित रत्नाकर, घनानंद की पदावली, वियोगवेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुना यस प्रकीर्णक छंद और ठाकुर की ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इस तरीके से ये रचनाएं हैं। ये छसक नहीं, यहाँ पर ठाकुर ठसक होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? लक्षणा शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। प्रस्तुत पंक्ति में चंद्र तथा मुखकेश की वेणी एवं जंजीर दोनों के बीच एक गुण साम्य है। मुख विषय प्रस्तुत को जो विषय प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत विधु में
विधु ने निर्गिणन यानी कि निगल कर रखा है और एक ऐसी काली जंजीर अप्रस्तुत ने वेणियों को यह स्थिति इसीलिए की गई है ताकि वेणियां मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित की जा सके और प्रसाद के प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। विश्वनाथ जी यहाँ पर इसके लेखक होंगे। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने काव्य को वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा तद 200 शब्दार्थों सगुणा अवलंकृत पुनः कवापि, ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है। तद 200 शब्दार्थ सगुणा अवलंकृति पुनः कवापि, इसी प्रकार इन्होंने की है मम्मट ने। वामन ने कहा है काव्यम ग्रह आत्मलंकारम सौंदर्यम अलंकारः, और पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम। इस प्रकार से काव्य रूप का विवेचन किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी नाहै जमुना जल को शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में प्रदीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रदीप अलंकार है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इसकी व्याख्या चलेगी आपकी, तो व्याख्या देखिए पहले। प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। उपमे को उपमान बना देने से प्रदीप अलंकार प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जो है प्रदीप अलंकार आपके दिखाई देता है। उपमे राम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है। जहाँ गुण धर्म या फिर क्रिया के आधार पर उपमे की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो। 16 नंबर क्वेश्चन, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? जो बादल राग कविता है निराला जी की, उसका संबंध है प्राकृतिक सौंदर्य से, यानी प्रकृति के सौंदर्य से। और निराला की बादल राग कविता प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण करती है। निराला की सौंदर्य भावना ने प्रकृति के विविध दृश्यों को कोमल कठोर रूप में साकार किया है। छायावादी काव्य में अनुभूति और सौंदर्य के स्तर पर प्राय मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविताएं राम की शक्ति पूजा 1936 और जूही की कली ये 1916, संध्या सुंदरी, स्नेह निर्झर बह गया, बादल राग, इनकी छायावादी कवि रचनाएं हैं या फिर आप कविताएं कह सकते हैं। जो छायावादी कविताएं इनकी रचनाएं हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास ये आती है। 17 नंबर क्वेश्चन, पंत की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? जो ग्राम्य कृति है ग्रामीण परिवेश से ही इसका संबंध है। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति की जो भाषा शैली एवं बोध प्रगतिवाद चेतना से प्रभावित होता है। यह पंत की मुक्तक रचना है। ग्रामीण परिवेश के जन जीवन से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर एवं भाव क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समादिता। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना जो है ये गोदान का मूल आधार रहा है। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। उन्होंने सामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद जीवन की सहज सामान्य धारा को उचित महत्व दिया है। वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना
प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। सेवा सदन, प्रेमाश्री, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। गबन में इन्होंने स्त्रियों के आभूषण के दुष्परिणामों का चित्रण किया है, तो निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रेमाश्रम, गोसाई आफिमत, कई उपन्यास, उर्दू उपन्यासों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। 90 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास था उसे स्वीकार किया है। और इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने पर अपने सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास रहस्य को पहला उपन्यास माना है। क्वेश्चन नंबर 20, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्ति पंक्तियों के रचनाकार हैं। उक्त जो पंक्तियां हैं इनके रचनाकार बताना है कौन है। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाएं भी हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा, सुमन, कन्याकुब्ज, अबला विलाप, अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद की है प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुबदे चौबदे, चौके चौबदे, रस कलश, वैदेही वनवास। सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल और विषाद, आद्रा, पाथ्य, मृणमयी, वास्तु रचनाएं किसकी हैं? ये सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। नेक्स्ट इसमें जो आगे क्वेश्चन बनता है वो है 21 नंबर क्वेश्चन। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित जो नाटक है वो है अंधा युग। अंधा युग नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। अंधा युग में धर्मवीर भारती के द्वारा ये लिखा गया नाटक है, गीति नाट्य है और जो कि सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत के 18वें अध्याय 18वें दिन की संध्या से लेकर और प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। अंधा युग में 5 अंक है: कौरव गो नागरी और पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप और कार्मिक आत्महत्या, ये इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? मोहन राकेश का लहरों के राजहंस भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, आधे अधूरे लिखा है, आषाढ़ का एक दिन भी इनका है, लेकिन रक्त कमल इनका नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। अब देखिएगा ये तीनों नाटक किसके हुए? मोहन राकेश के हुए। तो इस व्याख्या में आगे देखते हैं हम मोहन राकेश के कुछ अन्य नाटक हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, ये आपका 1958 का है, लहरों के राजहंस 1963 का है, आधे अधूरे ये 1969 का है और एक है आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास की परिवेश, रचना प्रक्रिया और प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबद्ध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस नंद सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है और रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची 1 में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सी किसकी रचना है? सूची 1 में दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रसीदी टिकट किसकी है? रसीदी जो टिकट है ये अमृता प्रीतम की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है और कलम का सिपाही ये अमृत राय की है। यहाँ आप मिलान कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन की हैं, एवं रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है, आवारा मसीहा ये बंगला भाषा की प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है, और 1974 की है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई। कलम का सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी है, 1964 की रचना है, अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी है। 24 नंबर क्वेश्चन, सूची एक का समूह का मिलान जो है वो सूची 2 के साथ में करना है। देखिएगा, अरियो करुणामयी प्रभा ये आगे की रचना है। अरियो करुणामयी प्रभा धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है। खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। और चांद का मुंह टेढ़ा ये है मुक्तिबोध की। ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, कई बार इनका नाम भी पूछा जाता है, तो यही इनका जो है पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की काव्य कृतियाँ हरिघास पे क्षण भर बावरा है ही, इंद्रधनुष रोते हुए, अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और नदी के बाग पर छाया, भवानी प्रसाद मिश्र की कलम के भवानी प्रसाद मिश्र की देखिएगा यहाँ से इनकी है कमल का फूल और वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित और दुख, खुशबू के शिलालेख, काल जपी, गिरजा कुमार माथुर की मंजरी, नास और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, चमकीले शिलापंख चमकीले, छायामत छूना मन, पृथ्वी कमल, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, काव्य कीर्तियाँ हैं मुक्तिबोध जी की। सूची 1 को फिर से 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मानस के हंस ये अमृतलाल नागर जी का है। मानस के हंस अमृतलाल नागर का है। झूठा सच ये यशपाल की है रचना। और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रचनाएं दी गई हैं, तो आप देख लीजिए। भगवती चरण वर्मा के चित्रलेख, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते, साम्यार्थ, सीमा और सभी नचावत राम गोसाई, अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बाकेमल और अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, यशपाल के हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता और दिव्या, झूठा सच, राजकमल चौधरी, मरी हुई मछली, ताश के पत्तों का शहर एवं नदी बहती थी, लिखित उपन्यास किसके हैं? ये लिखित जो उपन्यास है ये राजकमल चौधरी जी के हैं। अच्छा जी, अब आगे 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? यहाँ पर बताना है। 3 रचना भारतेंदु जी की है, जिसमें अंधेरी नगरी आता है, भारत दुर्दशा आता है, वैदिक हिंसा इंसान भवती आता है, लेकिन भारत हरण इनकी नहीं है। किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है। किसकी है ये? देवकीनंदन जी की है। देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ अनुदित और कुछ मौलिक नाटक लिखे हैं, तो सब मिलाकर इनके जो टोटल नाटक है वो 17 है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। विद्या सुंदर, ये आपका विद्या सुंदर की अगर बात करें तो 1968 का है। संस्कृत चोर पंचिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण है। रत्नावली, ये संस्कृत से अनुवाद हुआ है इसका। पाखंड विखंड, ये प्रभुचंद्र उदय जो कि कृष्ण मिश्र का एक नाटक था, उसका अनुवाद किया गया है। भारत जननी, मुद्रा, राक्षस, वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य वैष्णव औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत हरण, देवकी नंदन त्रिपाठी का प्रमुख नाटक है। 27 नंबर क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकन रागणी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये पंक्तियाँ पूछा गया है किस रचनाकार की हैं, तो ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और आंसू काव्य से ली गई हैं इनके। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन,
कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी है। आगे बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं की आती है। इसमें आता है उच्छ्वास, जिसको शोकोच्छ्वास के नाम से भी कई बार देखा गया है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन और महादेवी वर्मा की कृति आती हैं। रश्मि रश्मि निर्जा और संध्या गीत, यामा, निहार और रश्मि निर्जा में संध्या गीतों का संग्रह है। ठीक है, सभी गीतों का इनमें संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। नेक्स्ट रचना क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, कामायनी, ये तीनों रचनाएं हैं, अभी देखी है हमने। लेकिन दीपशिखा नहीं है। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। कानन कुसुम, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू लहर, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है और महादेवी की जो अन्य कृतियां हैं उसमें निहार, रश्मि निर्जा, संध्या गीत और यामा आती है। 29 नंबर क्वेश्चन, नारी पात्र मधुलिका किस कहानी से संबंधित है? मधुलिका पुरस्कार कहानी से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी है। पुरस्कार इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, वेडी और प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती आदि जो प्रमुख कहानियां हैं ये किसकी हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की। यहाँ देखिए, आकाशदीप की चंपा, देवव्रत और सुमाता, पुरस्कार कहानी की मधुलिका, आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि पात्र है। 30 नंबर क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? वे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन जी को प्रसिद्धि मिली है, जिनके यात्रा साहित्य निम्नलिखित हैं। इसमें आती हैं कौन कौन सी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की? तो इन रचनाओं के नाम हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार बताना है। शुद्धाद्वैत दर्शन है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। मध्वाचार्य जी का द्वैत दर्शन और इसको द्वैतवाद भी बोलते हैं। शंकराचार्य जी का अद्वैत और निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास जी जो हैं इनके शिष्य नहीं हैं वल्लभाचार्य जी के, ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और एक चौथे नंबर के जो हैं वो हैं कृष्ण दास। वे कौन है? कृष्ण दास इनके शिष्य। चतुर्भुज दास, नंद दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देख लीजिए, व्याख्या में वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, बिहारी कवि हैं। बिहारी आपको बताना है, बता देंगे आप, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकाल की 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में, जिसमें रीतिबद्ध आता है, रीतिसिद्ध आता है और रीतिमुक्त आता है। रीतिबद्ध में इस धारा में उन कवियों को लिया गया है जिसमें अलंकार, नायिका, भेद आदि के लक्षण बताकर उन्हें उदाहरण के रूप में रचा गया है। जैसे कि केशव हैं, पद्माकर हैं, ये कवि आते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल 2 ही दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये आते हैं आपके रीतिबद्ध के अंतर्गत। रीतिसिद्ध में केवल एक कवि दिखाई देंगे आपको, बिहारी जी, और इसमें वे कवि आते हैं जो मूलतः जिन्होंने उदाहरण की पद्धति, लक्षण उदाहरण की पद्धति के रूप में तो नहीं अपनाते, लेकिन रचना करते समय उसका ध्यान जरूर रखते हैं। तो ऐसे कवि हैं बिहारी। रीति मुक्त की बात करें तो लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति को अपनाते हैं, न ही उनका ध्यान में रखते हैं। वे आते हैं रीति मुक्त के अंतर्गत, जिसमें गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर और देव आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की गई है। उसका नाम हिंदी प्रदीप है।
हिंदी प्रदीप का प्रकाशन होता है 1877 में, इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती है। एक मासिक पत्रिका थी, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित की गई थी। ब्राह्मण पत्रिका की बात करें तो 1833 में कानपुर से प्रकाशित होती है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा मासिक पत्रिका है ये भी। आनंद कादम्बिनी ये 1881 की रचना है, मिर्जापुर से मतलब पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती है और ये भी मासिक पत्रिका है ना। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो प्रारंभ होता है सन 1900 में। कौन ये है, सन 1900 में प्रकाशन हुआ था इसका। और आगे बात करें तो इसका जो प्रकाशक थे, इसके प्रकाशक में आते हैं चिंतामणि घोष, सरस्वती के प्रकाशक थे। चिंतामणि घोष जो है सरस्वती के प्रकाशक थे। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से होता है और बाद में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से होने लगा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का कार्यभार संभाला। प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सम सुब्रन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर में छंद पूछा गया है। कौन सा छंद है? और यहाँ पर व्यतिरेक छंद है। कैसे है व्यतिरेक छंद वो आप यहाँ पर देखिएगा। उपमेय की उपमान से अधिकता या फिर न्यूनता को सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। प्रस्तुत छंद में व्यतिरेक अलंकार ही है जहाँ पदार्थों और वाक्यार्थों वस्तु का अनुपदम संबंध उपमान की कल्पना आपेक्ष को कर लेता है, वहाँ दर्शना अलंकार होता है। और वस्तु में संबंध का अभाव रहने पर भी उसके संबंध की कल्पना करते हुए उपमान एवं उपमेय का कथन करना निदर्शना है। जहाँ पर वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ होता तो है, पर कवि वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है। देखिएगा यहाँ पर वहाँ समासोक्ति अलंकार है, जहाँ सामान्य कथन की विशेषता से विशेष्य या फिर कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थान्यास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बताना है कौन है, और इसके रचनाकार जो है वो धर्मवीर भारती हैं। यहाँ जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हैं, आपके ध्यान में रखेंगे इनको। ये वाले ऑप्शन आपके गलत हैं, या इसके जो है राइट आंसर धर्मवीर भारती। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि आचार्य शंकुक के द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। इसका आंसर बताना है। आचार्य शंकुक के द्वारा रस निष्पत्ति की जो व्याख्या का स्वरूप दिया गया है वो अनुमतिवाद है। अनुमतिवाद। अभिव्यक्तिवाद की बात करें तो ये अभिनव गुप्त जी का है। उत्पत्तिवाद की बात करें तो भट्टलोलट का है। ठीक है। और भट्टलोलट का हो गया। अब बात करते हैं रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक की। उनका सिद्धांत है भुक्तिवाद कहलाता है। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं, और उनके रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही अनुमति होती है, ना ही उनकी भुक्ति होती है, अपितु रस की जो है अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। ये वाली व्याख्या हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें मेन पॉइंट ही बताए हैं आपको। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन होता है? आज्ञार्थक रूप में। क्रिया के 4 प्रकार माने जाते हैं। क्रिया के 4 प्रकार माने जाते हैं। निश्चार्थक प्रकार, संदेह प्रकार, संभावना अर्थक प्रकार और विंध्यार्थक प्रकार। जब क्रिया के रूप से आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो उसे विंध्यार्थक प्रकार कहते हैं। इसके दोनों लिंगों में बराबर रूप जो है वो बराबर होते हैं। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भाषा बोली न जानी जाके कुल के दास, यह कथन किसका है? ये कथन जो है बहुत ही फेमस कथन है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आपसे यह पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है और ये केशव दास जी का कथन है। DSSB TGT PGT में भी ये पूछा गया है।
ठीक है। और आपका यूपी टीजीटी पीसीटी में भी आया है, नेट में भी पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा आगे इसकी व्याख्या को। केशवदास जी की रचनाएं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेकिन रचनाएं मैं व्याख्या क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जिससे आपका रचनाएं भी एक बार रिपीट होती चले। क्लास कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे टीजीटी और पीजीटी के। ठीक है, और क्या ज़रूर आप बताना कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से आप ये क्लास देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, केशवदास जी की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया और वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, रामलला अच्छू, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। और जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की रचनाओं को मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं इनकी और कौन सी रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहूँगी कि आपको याद है या फिर नहीं। और अगर आपको याद नहीं है, आप पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर भी आपको मेंशन कर दूँगी। चलिएगा, और ये जवाब भी नहीं दिया आपने कि संस्कृत साहित्य आप करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, मैं उसकी क्लासेस आपको अवेलेबल करा दूँगी अगर आप उसको करना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके रिकमेंडेशन पर। चलिएगा आगे देखिए, जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम प्रमुख रचनाएं हैं। और विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार, जयचंद प्रकाश भट्ट-केदार, इसके रचनाकार कौन है? भट्ट-केदार। भट्ट-केदार जयचंद प्रकाश महाकाव्य में महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। नल सिंह की विजयपाल रासु, जगनीक की प्रमाल रासु और मधुकर कवि की जयमंग चंद्रिका रचनाएं हैं। ये आदिकालीन रासु काव्य हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 42। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधु जो है इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से लेकर 1890 से लेकर परिवर्तन काल की समय सीमा की बात हो रही है 1925 तक इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा को निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या को देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने साहित्य के इतिहास में बाधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सहित प्रस्तुत किया है कि इन्होंने इतिहास के 8 प्रकरण बताए हैं। जो पहला प्रकरण है उसमें पूर्व आरंभिक काल दिया है जो कि 700 संवत 700 से लेकर 1343 तक है। उत्तर आरंभिक काल की बात करें तो ये 1344 से लेकर 1444 तक है, संवत में है ये सारा। ठीक है, और पूर्व माध्यमिक काल की बात करें तो संवत 1445 से 1560 तक। इसको याद भी रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। और परिवर्तन काल तो यहाँ से अधिकतर पूछा गया है। प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें तो प्रौढ़ माध्यमिक काल ये 1561 से 1561 से लेकर 1690 तक है। पूर्वालंकृत काल की बात करें तो 1691 से लेकर 1789 तक। और अज्ञात काल प्राय उत्तर काल एवं परिवर्तन काल के पूर्व। ठीक है, और फिर आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने बताई है 1890 से संवत 1890 से 1925। वर्तमान काल रखा है इन्होंने संवत 1926 से लेकर आगे तक का मिस्र बंधुओं के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन। माधव हम परिणाम निराशा, आपकी बहुत बार पूछी गई पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, DSSB में बहुत बार आई है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग जब गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया। इन्होंने कहा कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कोणार्क की।
जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया है। और कोणार्क जो कि 1951 ईस्वी का है, शारदिया 1950 का है, पहला राजा 1969 का है, दशरथ नंदन 1974 का है, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है और शिल्पी विशु तथा महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा वस्तु प्रभुत्व संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी के संघर्ष की कथा है। शिल्पी अपनी कला एवं आतंकी महामंत्री चालुक्य के हाथ सौंपना नहीं चाहता और संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। और स्वयंभू जी अपभ्रंश के भी प्रथम कवि कहलाते हैं। अपभ्रंश साहित्य जब पढ़ाया था ना आपको, तब सारी चीज़ें कराई थी। रिपीटेड क्लास आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, देखिएगा यहाँ पर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का सबसे पहला कवि माना है और हिंदी का पहला कवि भी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ जो है रामकुमार वर्मा जी ने 693 यानी कि 693 ईस्वी को स्वीकार किया है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्प या फिर कुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरदाय ने 7वीं शताब्दी ईस्वी सरहद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता शालिभद्र सूरी को, एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली राज, जैन साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था इसको, और इसमें इसके जो रचयिता हैं वे शालिभद्र सूरी हैं। इसको मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि, शालिभद्र सूरी को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणी दर्शनार्थ का मतलब होता क्या है? ठीक है, इसमें पहले तो ये समझ लीजिए अव्ययीभाव समास है। जब दो या फिर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें अव्ययीभाव नहीं, इसमें बहुव्रीहि समास है चक्रपाणी दर्शनार्थ में। ठीक है, यानी कि चक्रपाणी दर्शनार्थ, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र की यहाँ पर बात हो रही है। देखिएगा, समास में दोनों शब्दों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद या फिर किसी अन्य संज्ञा की ओर ये संकेत करते हैं। जैसे चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्र है हाथ में जिसके उसके दर्शन के लिए मान्य समास कौन सा है? उसके दर्शन के लिए मान्य समास विष्णु जी की बात हो रही है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा जब एक खंड विशेषण और उपमासूचक शब्द से जो कर्मधारय समास बनता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम खंड जो है वो, पहला खंड जो है वो प्रधान होता है, अव्यय होता है। तो हमें यहाँ ये चीज़ मालूम पड़ी, प्रथम खंड प्रधान ही अव्यय होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? एक विभक्ति चिन्ह इसके अंतर्गत होते हैं। बर्मर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद। बर्मर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निष्ठुरता एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मोह व्यथा वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायिका के प्रति नायक के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसमें 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग जो है यहाँ उत्तर कांड भी वर्णित है और ये दोहा चौपाई छंद में अवधि भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस।
रामकथा पर आधारित एक महाकाव्य है। 7 इसमें कांड है। 7 कांडों को क्रम भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। बाल कांड DSSB में तो बहुत बार पूछा गया है इसका क्रम। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में तुलसीदास ने ज्ञान भक्ति का जो विवेचन किया है उसे उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है और ज्ञान प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। पहला व्याकरण जो लिखा था हिंदी का वो जेसुआ केटलर ने लिखा था। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या को देखते हैं। जेसुआ केटलर जी की हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले ना, हाँ, इसकी व्याख्या को देखिएगा यहाँ पर। जेसुआ केटलर ने हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था और उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। ये जो लिखा था इन्होंने 1698 में लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण इसको माना गया है। भाषा काव्य पृथक्करण और हिंदी बाल बोध व्याकरण, सहज रचना हिंदी रचना, सहज हिंदी रचना और व्याकरण हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त सरल हिंदी रचना, मध्यम हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। सुनीति कुमार चटर्जी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन और परिवर्धन के साथ रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि में जो वर्णात्मकता के कारण अन्य दृष्टियों से भी लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में एक समझी जाती है। इसीलिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है इसका सुझाव दिया था। 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, वागार्थ पत्रिका है। इसका जो आंसर बनेगा वागार्थ बनेगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की थी? इन्होंने 1 इंच मुस्कान लिखा था संयुक्त रूप से। पहले भी पेपर जो कराए हैं उनमें ये क्वेश्चन था, वहाँ पर भी बताया था। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा और मुखर चिंतन, अनदेखे अनजाने पल, ठीक है। और मनु भंडारी के हैं महाभोज, आपका बंटी, उपन्यास विदा। मुर्दसराय शिवप्रसाद सिंह की कहानी विधा है। इसके उपन्यास हैं इनके अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में युद्ध और औरत कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, नीला चांद, सैलूस इनका है। सैलूस भी बहुत बार पूछा गया है, सैलूस को हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है उपन्यास सैलूस, ठीक है, शिवप्रसाद सिंह जी का। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 के साथ में। तो ये रचनाएं आपकी उससे हैं संस्कृत साहित्य से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी होंगी, और जिन्हों के याद नहीं है तो वो आप देख लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको करा दूंगी। देखिएगा, कालिदास की रचना की बात करें तो वो है ऋतु संहार, भवभूति की उत्तराम चरितम, दंडी की रचना है दशकुमार चरितम, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और श्रीहर्ष की होगी नैषधीय चरितम। आगे चलते हैं, देखिएगा इसका अगर आप कूट का मिलान करेंगे तो ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। कालिदास की रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? रघुवंशम आती है, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम इनकी रचनाएं हैं। भवभूति की 3 रचनाएं हैं जिसमें उत्तराम चरितम, मालती माधव और महावीर चरितम आती। दंडी की है, दंडी की 4-5 रचनाएं हैं, वो देख लीजिए। दशकुमार चरितम, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदोविचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान इनकी रचनाएं हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, कादम्बरी 2 रचनाएं हैं। श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार, प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन, खंडव खाद्य और प्रियदर्शिका, नागनंद, रत्नावली आदि रचनाएं। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन। वामाकुल स्वाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? इसमें वामा शब्द का जो अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्री से है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के
18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है कि वामा वामा भी विपरीतार्थ आचरण वृत्तिया स्त्रिया कुलस्य, यानी कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्री कुलस्य यानी कि वंश से लिया गया है, और आद्य का मतलब होता है दुकारिणी भवंती, अर्थात वामा का अभिप्राय होगा विचलित आचरण करने वाली स्त्री। 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तृतीय अंक का संबंध इनके पंचवटी से है। श्री भभूति की रचना है ये उत्तरामचरितम के प्रथम अंक का संबंध अयोध्या, द्वितीय अंक का संबंध हो गया दंडकारण्य से, और तीसरे अंक का संबंध हो गया पंचवटी से। ध्यान में रखेंगे चतुर्थ एवं पंचम षष्टम सप्तम अंक वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित है। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां जो इसमें अंक दिया गया है उत्तरामचरितम में, तो वो है वाल्मीकि के आश्रम से संबंधित। पहला क्या ध्यान में रखेंगे, पहला भी पूछा जा सकता है आपका। पहला किससे संबंधित है? अयोध्या से संबंधित है। पहला जो है वो अयोध्या से संबंधित है। दूसरा दंडकारण्य, दूसरा द ध्यान में रखेंगे, और तीसरा जो है आपका वो पंचवटी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहधनपति होता है बृहस्पति का, बृहधनपति। आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पर, बृहस्पति, बृहधनपति यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति। विसर्ग का से बन जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, स्था धातु का अलंग, स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष। लंग लकार भूतकाल होता है जिसका रूप अलग के चलता है, बहुवचन का रूप होगा। बहुवचन में अतिष्ठति, स्था का मतलब कैसे चलता है? तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठात, अतिष्ठान, इस तरीके से आपका रूप चलेगा। इन्होंने पूछा है मध्यम का। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में आपका बहुवचन में हो जाएगा अतिष्ठत। क्वेश्चन नंबर 58, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति है? इसके योग में है चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए होंगे, देखिएगा ध्यान से। ये एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंकाराः षड् उच्चयोग सूत्र से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम और वष्ट के इन अवयवों के पदों में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर कहीं आपको किसी सेंटेंस में, ध्यान में देखिएगा, किसी सेंटेंस में नमः दिख जाए, स्वस्ति दिख जाए, या फिर स्वहा मिले, स्वधा मिले, अलम मिले या विसर्ग मिले, तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी विभक्ति होगी चतुर्थ। तो ये 5-6 वर्ड है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा मुने। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम से बनता है संस्कार। सम से क्या बनेगा यहाँ पर? संस्कार। देखिएगा आगे 61 नंबर क्वेश्चन, मर्म वचन जब सीता बोला, मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है भाववाच्य में। पंक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? भाववाच्य में हुआ है। देखिएगा, सीता स्त्रीलिंग शब्द के साथ में बोला क्रिया रूप असंगत है। एक बात तो ये है, यहाँ पर सीता बोली होना चाहिए था, जहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग में कोई माने नहीं रखते, लिंग कोई मायने नहीं रखता, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जब आपका उल्टा सीधा लिंग किसी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के साथ में दिया जाता है, उल्टा सीधा शब्द क्रिया का, तो वहाँ पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होती है उसे वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। यानी यदि इस खड़ी बोली का वाक्य मानकर सीता ने स्वीकार किया जाए या जो बोला है असंगत नहीं होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? देखिएगा, राजा का विलोम रानी भी होता है, रंक भी होता है और प्रजा भी होता है, लेकिन सेना नहीं होता। तो यहाँ पर सेना जो है वो राजा का विलोम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। देखिएगा यहाँ पर,
पलवग शब्द का अर्थ है, पलवग शब्द का अर्थ होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। बंदर का पर्यायवाची प्लवंग होता है। मेरे विचार से पूछे गए शब्दों में प्लवंग शब्द वक अक्षर पर अंक अनुस्वार लगने से त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिएगा आगे 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यहाँ पर असंगत बताना है। असंगत कौन सा है तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो क्या बताना है? असंगत। अफसोस ये फारसी है, बिल्कुल सही है। कैंची तुर्की है, ये भी सही है। गमला पुर्तगाली है, ये भी ठीक है। लेकिन कारतूस ये अंग्रेजी नहीं है। कारतूस शब्द कैसा है? कारतूस शब्द जो है ये पुर्तगाली शब्द है और पुर्तगाल से ही हिंदी में आया है, पुर्तगाली भाषा से। 65 नंबर क्वेश्चन। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? इनमें योगरूढ़ शब्द जिसमें बहुव्रीहि समास होता है ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। दशानन में यहाँ पर क्या है? योगरूढ़ शब्द है। जो यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान वस्तु का बोध कराते हैं उनमें शब्दानुसार अर्थ भी पाया जाता है, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। दशानन का शाब्दिक अर्थ है जिसमें 10 मुख हों, अर्थात इसका प्रयोग रावण के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? दशानन योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताना है। पहले तो हम क्वेश्चन में मार्क कर लेंगे कि हमें बताना क्या है, शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, हितोत्साहित जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताना है। प्रदर्शनी, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, गौरव में तदित प्रत्यय लगा है अ। क्या लगा है? अ लगा है। देखिए, तदित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भिन्न अर्थात विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। गौरव, गुरु, गौरव भाववाचक संज्ञा से बनने वाले तदित प्रत्यय अ के योग से बनता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य बताना है। कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन 3 आपका ठीक हो जाएगा। राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये ठीक है। बाकी आपके राम ने भरपेट मिठाई खाई ये नहीं होगा। पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, ये भी नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से सभी शुद्ध हैं, ये तो गलत है ही है। तो ऑप्शन क्या होगा ठीक आपका? 3, राम ने भरपेट मिठाई खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध है कौन सा ये बताना है। देखिएगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक हो जाता है। अशुद्ध शब्दों में आपके बाकी तीनों आते हैं, पहला भी आएगा अशुद्ध में ही, ये भी शुद्ध की बात हो रही है तो ऑप्शन 2 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 71। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ने प्यास बुझई, तऊ ने प्यास बुझई। तो यहाँ पर कौन सी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार है विशेषोक्ति, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। विशेषोक्ति क्यों है? कारण जान लीजिए। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में बिना कारण के कार्य होने पर विभावना अलंकार होता है, और विशेषोक्ति में, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो। कारण उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं होता, विशेषोक्ति होता है। और कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, वहाँ पर विभावना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं बुझती, तो प्यास बुझने का कारण जल उपस्थिति है, किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझ रही है, अतः यहाँ पर क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पित्राकृति में का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। इसका शुद्ध संधि विच्छेद इनसे पूछा गया है। पित्राकृति में पितृ धन आकृति, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों होगा ठीक? क्योंकि यहाँ पर इको यणची संधि है, इको यणची संधि का सूत्र है। ठीक है, यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात ई को य हो जाता है, उ को व हो जाता है, री को र और ल को ला हो जाता है। बाद में कोई भी स्वर आए तो सवर्ण वैसा ही स्वर तो नहीं। ठीक है, देखिएगा आगे 73 नंबर क्वेश्चन। कृष्णोकत्वम शब्द में संधि है, इसमें कौन सी संधि है? अभी मैंने आपको जब संधियाँ पढ़ाई थी ट्रिक वाली, तब भी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया था कि अगर एक मात्रा है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ जैसे 2 मात्रा दी गई है, एक सेकेंड,
तो यहाँ तो हो जाएगी वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा है। और अगर एक मात्रा होती तो यहाँ पर क्या होता, गुण संधि होती। अगर मात्रा एक होती, ये वाली मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो एक, तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। और यह तो ये वाली दो मात्राएं हो या फिर औ की दो मात्राएं हो, तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। ये ट्रिक भी है पहचानने की। और इसका जो सूत्र होता है वृद्धि रेचि कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन, कष्टापन में संधि है, कष्टापन में तत्पुरुष संधि है। कष्टापन में तत्पुरुष, ये यहाँ पर देखिए समास दे दिए गए हैं, तो ये नहीं होगा, पूछी गई है संधि। ठीक है, पूछा क्या गया है, संधि। तो ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से फॉल्स हो जाता है अगर समास की बात करते, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होता। या तो ये क्वेश्चन को गलत मान लीजिए या फिर ऑप्शन इसके गलत मान लीजिए। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा द्वितीय विभक्ति, लेकिन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। संधि होने के जगह समास आएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75, चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में कर्मधारय समास है। चंद्र एवं कांति, चंद्रमा के समान चमक में उपमान वाचक शब्द सामान्य वाचक शब्द के साथ में समास होता है। सूत्र है इसका, उपमानानि सामान्य वचने कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 76, इतिवृत्त्यात्मकता किस काव्य गुण की प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्त्यात्मकता जो है ये द्वितीय युग की विशेषता है। इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की है, द्वितीय युग की विशेषता है। आगे देखिएगा द्वितीय युग की और कौन सी विशेषताएं हैं। देशभक्ति, राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर, मानवतावादी विचार धारा, बौद्धिकता और बौद्धिकता तथा बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव, श्रृंगार का बहिष्कार और इतिवृत्त्यात्मकता गत्यात्मकता एवं प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण और अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद की प्रचुरता, नवीन एवं सामान्य लोक जीवन के विषय में काव्य के में निरूपण खंड खड़ी बोली की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, काफ़ी फेमस कथन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, महादेवी वर्मा ने छायावाद की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल में प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों में प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में भी हुआ है। उसके साथ मध्यवर्गीय असंगत प्राज्य और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 78, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है। बयां का घोंसला उपन्यास जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसकी व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य उपन्यास है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा। काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा नोट भी कर सकते हैं किसी के पास नहीं हो तो। बयां का घोंसला और सांप, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, वसंत की प्रतीक्षा, धरती की आँखें, गली और अनारकली, कनाट प्लेस। धर्मवीर भारती के उपन्यासों की बात करें, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं मैला आंचल जो कि 1954 का है, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतया भी लिखा होता है और कहीं कहीं दीर्घ तपा भी लिखा होता है, कितने चौराहे और कलंक मुक्ति, इनके हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि इसके रचयिता हैं। आगे देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, बागन में बागरो बसंत है। बानन में बागन में बागरो बसंत है। इसमें अगर आपसे पंक्ति में अलंकार पूछा जाए तो कौन सा लगाएंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया है या किया जा सकता है। लक्षणा शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है। पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ में
सुमेलित करना है और कूट का सही आंसर आपको यहाँ निकालना है 81 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इसमें इत्यालम की बात करें तो ये अज्ञे की रचना है। इत्यालम किसकी है? इत्यालम अज्ञे जी की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। ये जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं पेन हाथ में रखती हूँ, इस वजह से ये पेन इस पर चले हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन इसका 4 ठीक हो जाता है। धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ अंधा युग, कनुप्रिया, सातगीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर हैं। आगे की बात करें कृतियों की, काव्य कृतियों की, तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं हरी घास पे क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पारद्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा, चिंता और इत्यालम। नरेश मेहता की रचनाओं की बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। देखिए कितनी सारी रचनाएं आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो नरेश मेहता जी ने कहा है कि वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, अरण्य, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, प्रार्थना पुरुष, भवानी प्रसाद मिश्र की कमल से फूलवाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित और दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्ति गीत, सतदल, कालजयी और काव्य कृतियाँ आदि। आगे देखिएगा, इसी में जो आगे हैं क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 का मिलान फिर से सूची 2 के साथ में करना है। लालटीन की छत, ये मैंने कल भी आपको बताई थी किसकी है। लालटीन की छत ये निर्मल वर्मा की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। और जंगलबंदी ये है आपका गिरिराज किशोर जी का। 55 खंबे लाल दीवार उषा प्रियमवदा का है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाता है। इससे पहले जो हमने पेपर किए हैं ना, वे 2, 3, 4, 5 और 9 का पेपर हम आज कर रहे हैं। ये 4 पेपर हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। जिसको ये क्लासेस देखनी है, एक ही क्लास में पूरा पेपर किया है हमने, वो चाहे थोड़ा लेंथी ही क्यों ना हो, तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर जाकर आपका एक ही वीडियो में एक पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपको इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा आगे, निर्मल वर्मा की उपन्यास कृतियाँ वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख और गिरिराज किशोर की उपन्यास कृतियाँ हैं यात्रा, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित, अलसा, एसलाह। उषा प्रियमवदा की जो कृतियाँ हैं, उपन्यासिक कृतियाँ, उसमें है रुकेगी नहीं, राधिका, 55 खंबे लाल दीवार, मन्नू भंडारी की उपन्यास कृतियाँ, महाभोज और आपका बंटी, ये है। 83 नंबर क्वेश्चन, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, गिर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? काव्य पंक्तियों का संबंध जो है वो प्रगतिवाद की कविताओं से है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये आप भी बता सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 है और इसके जो संपादक रहे हैं जगदीश चंद्र गुप्त एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रहे हैं। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, नकीनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकीनवाद कौन सी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है इनमें से तो कोई भी नहीं हुआ। जो छायावाद, आपका प्रयोगवाद और प्रगतिवाद है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नकीनवाद के जो कवि हैं वे 3 ही कवि इसके अंतर्गत आते हैं और उसको प्रपद्यवाद बोला जाता है। ठीक है, नकीनवाद को क्या बोलते हैं? प्रपद्यवाद बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, ये आपको यहाँ मिल भी जाएगा, प्रपद्यवाद कहा जाता है। इसमें नलिन विलोचन शर्मा जी, केसरी कुमार और नरेश ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, नागार्जुन, श्रीमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव प्रगतिवादी कवि हैं। और रामविलास शर्मा निराला पद पंथ एवं मुक्तिबोध का प्रगतिवादी काव्यधारा में योगदान रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ निम्न प्रकार से हैं। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति,
मार्क्सवाद, प्राचीन साहित्य एवं मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद्र और उनका भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता, अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, शर्मा जी प्रगतिवादी आलोचक एवं मार्क्सवाद के समीक्षक थे। पर जो कौन शर्मा जी थे वे क्या थे? प्रगतिवादी आलोचक एवं मार्क्सवाद के समर्थक। 88 नंबर क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन में उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे? अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे? 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ में जो राइट आंसर बनता है, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत जी। दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन हैं? वे हैं अज्ञे जी, जिन्हें दीनमान और प्रतीक पत्रिका है ये, इनके संपादक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है अज्ञे जी को। और बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत के 1928 में कलकत्ता से ये निकलती थी विशाल भारत, इसके संपादक थे धर्मवीर भारती। निकष एवं धर्मयुग के संपादक थे। हंस पत्रिका ये प्रेम, इसमें से इसका संपादन किसने किया ये बताना है। इसका संपादन जो है इन सभी ने किया है, प्रेमचंद जी ने भी, अमृत राय ने और शिवदान सिंह चौहान ने, इन सभी ने इसका संपादन कार्य किया है। और कहीं अमृत राय और शिवदान सिंह चौहान नहीं है, प्रेमचंद जी है, तो आप प्रेमचंद जी को लगाएंगे क्योंकि इन्होंने इसका संपादन कार्य किया है। इन्हीं के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर इसको, हंस पत्रिका को। 91 नंबर क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। और 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का एक गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा था। राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद की जो लिखित पुस्तकें हैं, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक और सदल मिश्र नासिकेतो पाख्यान कृत है। सदल मिश्र की जो कृति है वो नासिकेतो पाख्यान है। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार है इनमें से जो कि भारतेंदु युग का नहीं है? वो है बालमुकुंद गुप्त जी। बालमुकुंद गुप्त जी ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। और कौन कौन आते हैं भारतेंदु युग में? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंध, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री जी आते हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जो रचना है। और प्रिय प्रवास है इनकी अन्य रचनाओं में। पद पर सुन आता है, चुपते चोपदे, चोखे चोपदे, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया मानी गई हैं। अब गया प्रसाद शुक्ल की देख लीजिएगा, शुक्ल स्नेही के नाम इनको उपनाम दिया गया था, स्नेही का। इनकी रचनाओं को देखिए, कृषक, कुंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन, ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नहीं लिखा है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास इनका है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनका है। व्याख्या को देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास एक आलोचनात्मक कृति है जो कि 1938 की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इसमें 96 इसमें जो है आपका 693 यानी कि 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 96 नंबर क्वेश्चन, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, ये तुलसीदास जी का है। ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है, ये तुलसीदास जी की है। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन,
हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा पद्मलाल पूनालाल बख्शी। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? कवि जगनिक है। और यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वह है परमाल रासो ही है। इसका मूल रूप में विकसित माना जाता है ये इस रूप में। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय कृत महाकाव्य है। नृपति नाहल का बीसल देव रासो काव्य है। यह हिंदी के आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। यह मूलतः गेय काव्य था। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जयसीकृत नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है, लेकिन मधुमालती इनकी नहीं है। मधुमालती इनकी रचना नहीं है, मंझन की रचना है। मधुमालती का जो समय है वो 1545 माना गया है। और जायसी जी की जो अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म बताना है। गोबर तद्भव शब्द है, ये बिल्कुल ठीक है। नाक रूढ़ शब्द है, ये भी ठीक है। और आपका जो मधुमास है ये रूढ़ शब्द है, योग रूढ़, ये भी ठीक है। लेकिन कमल नयन यौगिक नहीं है। कमल नयन क्या है? एक यौगिक शब्द नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। रूढ़ी शब्द में खंडनों का पृथक कोई अर्थ नहीं होता। जो शब्द स्पष्टतः किन्हीं दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ न हो, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जब यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें शब्दानुसार अर्थ भी पाया जाता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल नयन में कमल और नयन दो सार्थक शब्दों का खंडन हुआ है, लेकिन यह एक व्यक्ति विशेष अर्थात विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यह यौगिक न होकर योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है और मानवीकरण जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे मास दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? हास्य रस है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे मास दान। ये एक हास्य रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या, किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के विचित्र या फिर असंगत आकार, अजीब ढंग या वेशभूषा, बातचीत, चेष्टा अथवा ऊट पटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसी को हास्य कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधा बबूल के पात में पिसान रखकर छठे मास दान से हास्य रस को व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। श्रृंगार के स्थायी भाव, रति विरह का उत्साह और करुण का शोक एवं हास्य रस हास होता है। 104 नंबर क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? कौन सा रस है जिसे नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो वो है शांत रस। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत नामक ये नाट्य अर्थात अभिनयात्मक काव्य में 8 रस कहे गए हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। 106 नंबर क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा कितनी मानी गई है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी गई है पाली भाषा की समय सीमा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक है। भारतीय भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक। और मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई हैं जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, प्राकृत की 1 से 500 ईस्वी तक
और अपभ्रंश भाषा की 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली छत्तीसगढ़ी बोली को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? देवनागरी की इसमें एक जैसा उच्चारण होता है, वैसा ही लिखा जाता है जैसा उच्चारण होता है, तो ये तो है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये वाली विशेषता भी है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी है। लेकिन विकास की दृष्टि से यह लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी की यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है, ये गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ बात करें कुछ लिपियों की, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। और भारत में 2 प्राचीन लिपियाँ थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, तथा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। 110 नंबर क्वेश्चन, खेचर का पर्याय होगा। खेचर का पर्याय क्या होगा? इनमें सभी हो जाएंगे। देखिएगा क्यों होंगे सभी, क्योंकि पक्षी को भी जाना जाता है खेचर के रूप में, और आकाश में चलने वाला तथा ग्रह, ये तीनों जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भास के द्वारा रचित नाटक नहीं है? दूतवाक्यम है, उरुभंगम है और मध्यम व्यायोग भी भास का नाटक है, लेकिन मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। भास की कृतियों में प्रतिज्ञा, योगंधरायणम, सुपनवास दत्तम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बाल चरितम तथा दूत घटोत्कचम, करणभारम, मध्यम व्यायोगः, अभिमार्कम, चारुदत्त, प्रतिमान नाटकम, अभिषेक नाटकम आदि हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा विशेषण यहाँ पर माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है। माँ के द्वारा रैवतक पर्वत के प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन हुआ है, और इसमें ऊपर फैली हुई रज्जु रूपी किरणों से युक्ति और सूर्य का एक और उदय हो रहा है, तो दूसरी चंद्रमा के अस्त होने जा रहा है। जान पड़ता है कि यह रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल बड़े घंटे लटके रहे हैं, और इसकी कल्पना के कारण माघ को घंटा मास भी कहा गया है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग संकर शब्दों में नहीं होता है। तद्भव और तत्सम इनमें होता है, लेकिन संकर शब्दों में नहीं होता। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, व्याप्त में संधि है। व्याप्त में यण संधि है। विधन आप्त इको यणची संधि का ये सूत्र है, ठीक है। यण इको यणची यण संधि का सूत्र है, और व्याप्त में जो संधि है वो यण संधि है। विधन आप्त इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, ये बता चुके हैं इसकी व्याख्या को। 150 नंबर क्वेश्चन, कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। काठ की पुतली। तत्पुरुष समास में उत्तरखंड प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तरखंड प्रधान होता है। काठ में कठपुतली में विग्रह होगा तो काठ की पुतली हो जाएगा, और इसमें संबंध तत्पुरुष होगा क्योंकि कारक चिन्ह का के की का लोप यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 116, माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास ये लल्लू लाल जी की रचना है। माधव विलास लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना निम्न प्रकार से है: प्रेम सागर, माधवनल और माधव विलास, सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, सदल मिश्र तथा नासिकेत उपाख्यान रचना, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग, वशिष्ठ, सदा सुखलाल की सुख सागर है। 117 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा है। विष्णुचंद्र शर्मा जो है ये मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर की ये रचना है, ठीक है। विष्णुचंद्र शर्मा की है, और विष्णु प्रभाकर की अगर बात करें तो आवारा मसीहा हो जाती है। 118 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन ये के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। हेमचंद 12वीं सदी के प्रतीच शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। 119 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है हिंदी में
पहली आत्मकथा 120 नंबर क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी है और बहुत बार ये पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 121 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं हिंदी में राम कुमार वर्मा जी। राइट आंसर जो है वो राम कुमार वर्मा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार में इलाचंद्र जोशी का नाम भी आता है, अज्ञे और जैनेन्द्र का नाम आता है, लेकिन सुदर्शन का नाम नहीं आता, तो सुदर्शन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राइट। देखिएगा, मनोविश्लेषण उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता और त्यागपत्र में के द्वारा हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की है। इलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यासों में सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित और जर्सी जहाज का पंछी ये रचनाएं आती हैं। अज्ञे के द्वारा संपादित मनोविश्लेषण उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है 1960 में। और आद्री शब्द का अर्थ है, आद्री का अर्थ क्या होता है? आद्री का अर्थ होता है पर्वत। पर्वत के अन्य पर्यायवाची हैं पहाड़, शैल, भूधर, गिरि, गोत्र, अचल, नग, भूमृत, अंग और श्रृंगी, आद्री, धराधर, महीमृत। लास्ट एंड 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ जो है ये सही शब्द युग्म है, क्योंकि इसका अर्थ होता है मुर्गा। मुर्गा को कुक्कुट, उपकार और चारण, युद्ध आदि शब्दों के द्वारा जाना जाता है। ये मुर्गा आदि शब्द में प्रयुक्त होते हैं। लोहे को लोर, सारलोर और अप्स के पर्याय के रूप में जाना जाता है। चांदी के पर्याय के रूप में रजत, रूपक और रूपा तथा रौप्य को जाना जाता है। कौवा, काग का वापस और काम, कान, विशुद्ध, करठ का पर्याय है। तो यहाँ ये वीडियो क्लास जो है हमारा आज का ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।